नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग आंसर्स। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आईएएस की एग्जाम भी कहते हैं, जिसमें 2013 से लेकर वर्तमान तक के यूपीएससी मेंस में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तरों पर आधारित वीडियोस की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ। इस श्रृंखला में हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए सभी प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को पूरा करने के पश्चात ही हम दूसरे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो अब बिना किसी भी देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपदा प्रबंधन से जुड़े 2013, 14, 15, 16, 17 और 2018 तक के सभी पीवाईक्यूज को हल कर लिया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2019 में पूछे गए प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न में पूछा गया है। आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक आवश्यक तत्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में इस आंसर को लिखना है हमें 10 अंकों के लिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या लिखना है कि आपदा का कोई भी प्रभाव या लोगों पर उसका क्या खतरा होता है, उसे परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक आवश्यक तत्व है। भेद्यता यानी क्या होता है कि वह मतलब लोगों को कितनी जल्दी हानि पहुंचा सकता है, उसे हम एक तरह से भेद्यता कहेंगे। ठीक है, कितना आसान है किसी चीज को भेदना, उसे हम भेद्यता कहते हैं। तो यह हमें देखना है कि इसको हम किस प्रकार से इसका चित्रण किया जा सकता है और आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के हमें प्रकार बताने हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इसके आंसर को भी हम देखते हैं। इंट्रो में हम लिखेंगे कि आपदाओं की सुभेद्यता बढ़ाने में स्थान विशेष की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक होती है। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाकलाप भी आपदाओं की सघनता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ाने के लिए मुख्य तौर पर कैसी परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। तो कोई भी स्थान है तो वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां इसके लिए मुख्य कारक होती है। पर केवल यही है क्या? नहीं, तो मानवीय क्रियाकलाप भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः आपदाओं के प्रति सुभेद्यता को कम करने के लिए इन सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जैसे हमने देखा कि जो वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ है, इन सभी में और मानवीय क्रियाकलापों में हमें पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित विचार किया जा सकता है। आपदा के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों में विकास कार्य आपदा जोखिम को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अगर किसी भी क्षेत्र में हम विकास कार्य किसी भी तरह का कर रहे हैं तो हमें पहले देखना चाहिए कि वह क्षेत्र किस प्रकार के आपदाओं के लिए सुभेद्य है, तो वहाँ किस प्रकार के जोखिम हो सकते हैं, तो उसको हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी नीति निर्माण होना चाहिए तथा व्यवस्थित अनुक्रिया तंत्र का विकास किया जाना चाहिए। तो वो हमें एक अच्छी सी नीति भी इसके लिए अपनाई जानी चाहिए और एक अच्छा तंत्र को हमें विकसित करना चाहिए। आपदाओं के प्रति भेद्यता के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में इसे हम विभाजित कर सकते हैं। देखते हैं किन किन प्रकारों में हम फिर भेद्यता को विभाजित करेंगे। तो एक है आर्थिक भेद्यता, उसके बाद होती है सामाजिक भेद्यता और पर्यावरणीय भेद्यता। इसको आप कुछ और डायमेंशंस में बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहो तो, पर मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय भेद्यता मेन रहेगी। तो देखिए, आर्थिक भेद्यता में आर्थिक साधन नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इमारतें हैं, जो भी सड़क होती है या जो भी चीज़ें बनाई गई है वह सब नष्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ मछुआरों के नाव को खतरा हो सकता है, इमारतें, बिजली, खंभे, हमने ये जो अभी सोचा, मतलब इन चीज़ों को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है किसी आपदा के कारण। जैसे अगर चक्रवात की बात करें तो मछुआरे के नाव होते हैं, वह उस कारण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी फिर जब
बड़े तूफान आते हैं उसके भी हम देखते हैं कि प्रभाव से कई पेड़ गिर जाते हैं, बिजली की खंभों को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह के आर्थिक नुकसान आपदाओं के कारण हो सकते हैं। दूसरा है सामाजिक भेद्यता। सामाजिक भेद्यता में क्या होगा कि जो गरीब परिवार होते हैं, बूढ़े व महिलाएं होती है, इन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी आपदा अगर आती है तो इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कमज़ोर वर्गों पर। तो कमज़ोर वर्ग कौन है? तो गरीब परिवार जो होते हैं, बूढ़े लोग, महिलाएं, इसमें हम बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि यह किस कारण प्रभावित होते हैं? क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अभी हमने सामाजिक और आर्थिक भेद्यता देखी, अभी हम देखते हैं पर्यावरणीय भेद्यता। पर्यावरणीय भेद्यता में वृक्ष हो गए, पशुधन, जैव विविधता की हानि होती है। कुछ आपदाओं के कारण वृक्ष जो है गिर जाते हैं, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, कई जगह पर जैव विविधता को इससे बड़ी हानि भी पहुंचती है। इस वजह से क्या होता है? पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार हमने जो आपदा की भेद्यता है उसके प्रकारों को भी कवर कर लिया। तो इस सवाल को मैंने कुछ इस तरह से हल किया है। आइए फिर अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न भी 2019 का ही है। यह पूछा गया है 250 शब्दों में 15 अंकों के लिए। देखते हैं प्रश्न क्या है। किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलन के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। तो आइए इस प्रश्न को थोड़ा सा टुकड़ों में बांट लेते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी आपदा प्रबंधन करनी हो तो आपदा की तैयारी करना हमारा पहला कदम होना चाहिए। तो इसको हम एक भाग में लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा भाग होगा हमारा कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किसके मामले में? भूस्खलन के मामले में। यह किस प्रकार हमें आपदा को अल्पीकरण करने में मदद करेगा। तो इस तरह से दो भागों में हम इसे लिखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझाएंगे कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता है। आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू है, एक आपदा पूर्व उपाय और दूसरा आपदा पश्चात उपाय। तो आपदा का प्रबंधन भी हम दो तरीके से करते हैं। एक तो है कि आपदा आने से पहले ही हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं, और उसके बाद दूसरा इसमें पहलू होता है कि आपदा आने के बाद फिर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए समझते हैं। आपदा पूर्व प्रबंधन में आपदा से बचने की तैयारी पहला कदम होता है। इसमें आपदा की भविष्यवाणी करना, लोगों को इसके लिए जागरूक करना, इसके प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाना शामिल होता है। तो देखिए, कोई भी आपदा आने से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो उसके पहले हम क्या क्या करेंगे कि उसकी भविष्यवाणी के लिए एक अच्छा तंत्र मौजूद करेंगे कि इसकी भविष्यवाणी कर सके कि कौन सी आपदा आ सकती है। लोगों को जागरूक करना यह तो अहम हिस्सा होता ही है। और फिर इसके प्रभाव को हम कैसे न्यूनीकृत कर सकते हैं, यह हमें अपने उपाय में अपनाना चाहिए। तो इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे? स्थानीय स्तर पर, फिर प्रादेशिक स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए, एक व्यापक आपदा प्रबंधन रणनीति में क्या क्या शामिल होते हैं उसे हम देखते हैं। खतरा, जोखिम व सुभेद्यता का आकलन। इसका हम सबसे पहले आकलन करते हैं कि कोई भी आपदा अगर आती है तो उसका कितना खतरा हो सकता है, कितना संवेदनशील है, कितने सुभेद्य है, यह हम इसमें देखते हैं। फिर प्रतिक्रिया तंत्र और रणनीति बनाते हैं। फिर तैयारी की योजना करते हैं कि फिर उस वक्त हमें क्या करना है, उसके लिए एक अच्छी योजना बनाते हैं। समन्वय करते हैं। समन्वय किसमें? जो भी फिर टीम होती है इससे लोगों को बचाने के लिए, उनके बीच। और फिर इसमें हम फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हम करेंगे राज्य के स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसका समन्वय हम बनाने की कोशिश करते हैं। सूचना प्रबंधन हम मुहैया कराते हैं कि सूचना हमें समय समय पर मिलती रहे। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली बनाते हैं कि पहले से ही हम अवेयर कर सकें। संसाधन चेतावनी प्रणाली बनाते हैं। संसाधन जुटाते हैं। आपदा के प्रभाव की तीव्रता या परिणाम का आकलन करते हैं।
फिर उसके बाद लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अगर कोई भी वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब उजड़ गया हो तो उसको फिर पुनर्निर्माण का भी कार्य हमें करना होता है। और जनता के बीच शीघ्र तथा आवश्यक सूचना जारी करना, यह एक आवश्यक पहलू होता है। अब इसके दूसरे डायमेंशन को कवर करेंगे हम, जिसमें उन्होंने पूछा था भूस्खलन के मामलों को हमें इसमें स्पष्ट करना है और उसमें संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण कितना मदद कर सकता है आपदा के अल्पीकरण में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम भूस्खलन की बात करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भारी बरसात, भूकंप, मानवीय गतिविधियों के कारण भूस्खलन की घटना होती है। जैसे कि हमने यह चित्र में बताया है कि जैसे ये पूरी मिट्टी है और अचानक से इस मिट्टी में किन कारणों से हो सकता है, बहुत बारिश होगी, भूकंप आ सकता है या मानवीय गतिविधियों के कारण यह पूरी मिट्टी ऐसे, देखिए आप देख सकते हैं कि इस पे दरार पड़ रही है और ये गिर रही है, पूरी नीचे की ओर जा रही है, इसे ही हम भूस्खलन कहेंगे। भारत में लगभग 15% क्षेत्र भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। भूस्खलन की घटनाओं की बारंबारता उन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से देखी जाती है जहां निर्माण कार्य में तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड, शिमला। देखिए इसमें हमने मैप बनाया है, इसमें भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र हमने बताए हैं कि देखिए यह जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत हो गया, यहाँ पर सर्वाधिक, यहाँ पर यह संवेदनशील क्षेत्र है भूस्खलन के लिए। और कुछ संभावित क्षेत्र है, देख सकते हैं कि आप पश्चिम घाट का ये क्षेत्र है, कुछ पूर्वी घाट की जगह, या फिर जो हिमालयी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वगैरह, वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है, उसके संभावित क्षेत्र यह भी है। तो इस प्रकार बादल फटने तथा भारी वर्षा के कारण भूस्खलन आपदाओं में वृद्धि होती है। तो अभी हम अगला डायमेंशन कवर करेंगे कि मानचित्रण इसमें कैसे हमें लाभदायक हो सकता है। अतः ऐसे क्षेत्रों का मानचित्रण करके आपदा राहत प्रयासों को गति दी जा सकती है। देखते हैं इस संबंध में निम्न कदम हम उठा सकते हैं। 1. भूस्खलन की सूचना निर्माण। 2. मानचित्रण के आधार पर सुभेद्य क्षेत्रों का निर्धारण कर सकते हैं। 3. अलग अलग पैमानों के आधार पर भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। और 4. भूस्खलन के अधिक खतरे वाले क्षेत्रों का प्राथमिकताकृत मानचित्रण हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, यह हम अच्छे से तय कर सकते हैं। क्या सुरक्षा उपाय अपनाने हैं, इस पर हम फिर कार्य कर सकते हैं अगर हमारे पास एक मानचित्र उसके लिए होगा तो देखिए 2020 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में इस उत्तर को लिखना है, जिसमें हमें 15 अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए इस प्रश्न को हम समझते हैं कि देखिए कोई भी आपदा प्रबंधन में भारत सरकार पहले जो प्रतिक्रियात्मक उपागम अपनाती थी, यानी आपदा के बाद क्या उपाय करने हैं उस पर ज़्यादा गौर करती थी, उसके बजाय अभी अभिनूतन यानी जो नए उपाय सरकार अपना रही है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए उत्तर की शुरुआत में हम तो पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम के बारे में बताएंगे और दूसरे इसमें फिर अभिनूतन उपाय जो है उसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर को। आपदा प्रबंधन में प्रतिक्रियात्मक उपागम से तात्पर्य है आपदा के आने के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता था। तो हमने देखा कि प्रतिक्रियात्मक उपागम क्या है कि कोई भी आपदा अगर आ जाती है तो उसके पश्चात क्या उपाय अपनाए जाते थे, उसे हम प्रतिक्रियात्मक उपागम कहते हैं। किंतु इस सैद्धांतिक प्रक्रिया से हटते हुए वर्तमान में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राहत केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव कर एक सक्रिय, समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। तो जैसे देखिए इसका एक प्रोसेस होता है, कोई भी अगर आपदा आने वाली हो तो उसके पहले से ही हम तैयारी कर लेते हैं, न्यूनीकरण हेतु पहले ही तैयारी कर लेते हैं। फिर अगर आपदा आ जाती है तो तत्काल राहत बचाव का कार्य करते हैं और फिर लोगों के पुनर्वास के लिए हम प्रयास करते हैं। तो देखिए किसी भी आपदा के लिए यह चित्र हमने बहुत बार अभी तक बनाया है, तो शायद आपको यह याद भी हो गया होगा। तो आइए अभी देखते हैं कि अभिनूतन उपाय क्या अपनाए हैं सरकार ने।
भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों को निम्नलिखित कदमों से समझा जा सकता है। तो देखिए, सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अपनाया था। तो इस कारण क्या हो रहा है कि इस अधिनियम ने भारत में आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित संस्थागत ढांचे की स्थापना और राष्ट्र भर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को मजबूत करने की परिकल्पना की है। तो इस अधिनियम से क्या हो रहा है कि देखिए, यह अधिनियम क्या कर रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत ढांचा उपलब्ध करा रहा है। संस्थागत ढांचा भी कैसा है कि यह न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य के स्तर पर और यहाँ तक कि जिला स्तर पर भी कार्य करता है। ठीक है, और राष्ट्र भर में यह जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को मजबूती प्राप्त इस कारण हो रही है। दूसरी और क्या नया उपाय अपनाया है सरकार ने, तो भारत आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009। इस नीति का उद्देश्य रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जोखिम में कमी को प्रोत्साहित करना है और विकास की प्रक्रियाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य रखते हैं। इसमें संस्थागत वित्तीय व्यवस्था, आपदा प्रबंधन के चरणबद्ध घटकों की व्यवस्था की गई है। अगला उपाय सरकार ने अपनाया है वह यह है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना उन्होंने अपनाई है। यह योजना आपदा प्रबंधन और जोखिम में कमी के लिए सरकारी एजेंसियों को एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करती है। 4. कार्रवाई में प्रतिमान बदलाव। तो देखिए, आपदा प्रबंधन में प्रतिमान बदलाव को संचालित करने के लिए गैर सरकारी और समुदाय आधारित निकायों जैसे NGO हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई है। तो देखिए, नवीनतम में उन्होंने क्या क्या अपनाया है भारत सरकार ने, तो जो हमने देखा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, यह अपनाया। इसकी वजह से क्या होता है कि एक संस्थागत ढांचा की स्थापना की गई है। यह आपदाओं के न्यूनीकरण में एक मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है। यह मुख्यतः रोकथाम को बढ़ावा देती है, जोखिम को कमी के लिए यह कार्य करती है। ठीक है, इस तरह से इसका प्रबंधन होता है। इसमें संस्थागत वित्तीय व्यवस्था है और आपदा प्रबंधन के चरणबद्ध घटकों की व्यवस्था भी की गई है। अन्यथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, यह भी फिर योजना जो है प्रबंधन और जोखिम में कमी के लिए कार्य करती है। ठीक है, एक रूपरेखा प्रदान करने का, दिशा प्रदान करने के लिए यह एक सरकारी एजेंसी है। और अंतिमतः कार्रवाई में प्रतिमान बदलाव। तो आपदा प्रबंधन में प्रतिमान बदलाव के लिए जो NGOs होते हैं, समुदाय आधारित निकाय होते हैं, उसके साथ भारत सरकार द्वारा एक पहल की गई है। तो अभी हम इस उत्तर को खत्म करते हैं एक निष्कर्ष के साथ। इस प्रकार भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती आपदा के पश्चात उपायों के बजाय किसी भी आपदा आने से पहले की योजना, तैयारी, रोकथाम, आपदा के दौरान राहत उपाय एवं आपदा के पश्चात पुनर्वास, पुनर्निर्माण जैसे समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले सरकार क्या करती थी कि आपदा आ जाने के बाद हमें क्या करना है, पर जो अभी अगर हम नवीनतम उपायों को देखें तो आपदा आने से पहले से लेकर उसके पश्चात की संपूर्ण तैयारी सरकार द्वारा की जाती है। तो आपदाओं को कैसे कम किया जा सकता है, उसकी सूचना उपलब्ध कराना, यह सब कार्य वह करती है। और फिर आपदा आने के बाद भी लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए भी एक समग्र दृष्टिकोण सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के भी सभी सवालों को हमने पूरा कर लिया है। तो अभी हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों के साथ। अभी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगले वीडियो में हम 2021 और 22 के भी प्रश्नों को पूरा कर लेंगे। फिर इसके साथ हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह पूरे हो जाएंगे और उसके पश्चात फिर हम किसी नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और हर चीज़ को अच्छे से समझते रहिए। बाय बाय।